हेलो डियर फ्रेंड्स, लिटरेरी आर्ट के मेरे आज के इस यूट्यूब सेशन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एलिजाबेथन ड्रामा। टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द मोस्ट इसेंशियल पीरियड ऑफ एलिजाबेथन एज और the age of English literature, most important age of English literature, when the most influential tragedies, comedies, and uh, revenge plays were produced. So, friends, that was the age of Elizabethan drama. और इसी के बारे में हम आज मेरे इस YouTube सेशन में चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल टेल यू व्हाट इज ड्रामा। ड्रामा क्या है इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। ड्रामा इज द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन represented in performance that may be a play, opera, mime, ballet, etc. ड्रामा एक ऐसी फिक्शनल मोड है जो हम स्टेज पर स्टेज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, और वो ओपेरा भी हो सकता है, कोई मिम भी हो सकती है, या फिर कोई बैलेट हो, या फिर कोई टेलीविजन पर हम जिसे प्ले कर सकते हैं ऐसा कोई वन एक्ट प्ले हो, कुछ भी हम जिसे हम रेडियो पर भी प्ले कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, उसे हम ड्रामा कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले जो मिरेकल मोरालिटी प्लेस आते थे एंशियंट पीरियड में, तो दोज मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस वेर बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ बाइबल and one moral message used to be conveyed through those morality and miracle plays. But later on, what we can see is that there was tremendous change in the production of these plays. Why? Because when the writers like Christopher Marlowe, William Shakespeare started to write the plays, at that time they never followed the conventional methods of writing the dramas or writing the plays. They never followed these themes. Their themes were quite different, and that we have to understand. See, those were never based on the biblical themes, or they never gave the moral messages. In fact, they used to tell us what was the culture of that time. These plays actually used to captivate the audiences. They started such themes as like the anti-Semitism, theme of anti-Semitism we can call. Apart from that, the themes of supernatural elements was used in the plays, in the plays of dramatists like William Shakespeare, Christopher Marlowe, Thomas Kidd. So these people actually changed the settings of the stage and the themes of the plays. That is the reason why people started to attract towards these plays. इन लोगों ने पूरी तरह से जो स्टेज की सेटिंग्स थी वो पूरी तरह से बदल दी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो थीम्स थी जिस पर बेस्ड ये प्लेस थे वो पूरी तरह से अब बदल चुकी थी, और यही कारण था कि अब लोगों का ज्यादा अट्रैक्शन इन प्लेस की तरफ था। अगर हम देखें तो शेक्सपियर के कुछ प्लेस हम देखें, जैसे कि मैकबेथ है, ओथेलो है, या फिर हम हेमलेट के बारे में बात करें, या फिर हम किंग लियर के बारे में बात करें, तो दीज प्लेस वेर बेस्ड ऑन actual what we can say the incidents, and these incidents were included, or these incidents were staged, produced
with the supernatural elements, and that is the reason why these plays used to be more fascinating for the audiences. ये बहुत ही फैसिनेट करते थे ऑडियंसेस के लिए, क्योंकि इसके जो थीम्स थे वो डेली रूटीन लाइफ पे बेस्ड थे, या फिर डेली रूटीन इंसिडेंट्स पे बेस्ड थे, जो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उसके साथ ही कुछ सुपर एलिमेंट्स भी इनमें मिक्सअप किए जाते थे, और इसी की वजह से बहुत सी ऑडियंसेस जो थी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी, उनको ये प्लेस देखना अच्छा लगता था। तो फ्रेंड्स, एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि एलिजाबेथन ड्रामा का जो पीरियड था, राइट फ्रॉम 1558 टू 1603, एट दैट टाइम द certain theaters were established, like the Globe Theatre, the London theaters were established or opened for the people in order to produce these plays or to stage those plays. और एक बात और महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि पहले जो प्लेस थे वो कहीं पर भी ओपन प्लेस में दिखाए जाते थे, लेकिन इस एज में एलिजाबेथन पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ जो थी, फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ, तो उन्होंने इस जो क्षेत्र को बहुत ही सपोर्ट किया था, और ग्लोब थिएटर भी बनवाया था। इसी के कारण ये लोग ये जो अपने प्लेस है वो वहां पे स्टेज कर पाते थे। और एक बात इसमें है कि ये जो प्लेस थे वो इतना लोगों पे इम्पैक्ट करते थे, इनके मन पे इम्पैक्ट करते थे कि बार बार उन्हें देखा जाता था। एक बात और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सिर्फ विलियम शेक्सपियर या फिर क्रिस्टोफर मार्लो ही नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे राइटर्स थे उस टाइम के जिन्होंने इस एज में लिखा था, जैसे कि थॉमस किड हो, जिनकी स्पेनिश ट्रेजेडी भी उस टाइम में लिखी गई थी। उसके साथ ही हम रॉबर्ट ग्रीन कह सकते हैं, या फिर थॉमस नैश है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक थिएटर का इमेज आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि ग्लोब थिएटर है लंदन का। ये देखिए, बाहर से भी ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। सो फ्रेंड्स, सी द ग्लोब थिएटर। कुछ प्लेज यहाँ पे प्ले हो चुके हैं, और उसके भी इमेज यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। तो एक महत्वपूर्ण और एक बात है यहाँ पे कि ये जो एलिजाबेथन ड्रामा है उसे हम that actually Elizabethan drama actually compresses the Jacobean and Carolean theatre. That means the English Renaissance theatre is an umbrella term used for Elizabethan, Jacobean, and Carolean theatre. And these plays were actually produced between 1558 to 1603. The sole reason it was referred to as the Renaissance was that the Europeans were breaking away from the shackles of convention and constraints of culture that they were entrapped in by the medieval church. The humanists started nullifying the English drama was one of the most celebrated national achievements, particularly during the reign of Elizabeth I. So, earlierly also I have told you the same thing, that कॉन्वेंशनल जो थीम्स थी वो छोड़ के कुछ अलग तरीके से जो ड्रामाज इस एज में प्रोड्यूस हो रहे थे, उसकी वजह से दीज ड्रामाज वेयर fascinating the minds of the people. They were attracting the audiences, and that is the reason why there was a lot of influence which can be seen on the audiences. So सिर्फ और सिर्फ विलियम शेक्सपियर या फिर क्रिस्टोफर मार्लो ही नहीं, बल्कि जॉन लिली या फिर हम जॉर्ज पिल, रॉबर्ट ग्रीन, इनके भी नाम इस एज में ले सकते हैं, जो कि बहुत ही क्या कह सकते हैं हम कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनका, important contribution of these dramatists has been made in that period.
और मैंने जो थीम्स बताई है कि एंटीसेमिटिज्म की एक थीम थी among the popular themes in Elizabethan society, which is reflected in the plays of Christopher Marlowe, in Jew of Malta, and William Shakespeare's The Merchant of Venice. तो और एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस है, जैसे कि हेमलेट हो या फिर मैकबेथ हो, तो रिवेंज ट्रेजेडी, थॉमस किड्स की भी एक ट्रेजेडी है, द स्पेनिश ट्रेजेडी। इन प्लेस के थ्रू या फिर इन ड्रामास के थ्रू हमें एक बहुत ही अच्छी थीम रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है, और वो है द रिवेंज। These tragedies were actually conceptualized as the revenge tragedies. The reason behind that was in Hamlet, if we can see that Hamlet was actually taking the revenge of his father's murder from his uncle. He was taking the efforts in order to take the revenge, but he was unable to take the proper decision, and this indecisiveness actually uh, uh, reflected, or this indecisiveness actually resulted in his mental instability. तो ये बात भी हमें कहीं ना कहीं पे याद रखनी है। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की भी एक थीम है इन ड्रामास के थ्रू। तो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, जैसे कि हम अगर हेमलेट देखें तो वहां पे थ्री विचेस का मेंशनिंग बहुत ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से वो actually if we are going to read Hamlet, we can come across the fact that whatever the thoughts were imprinted on the minds of Hamlet about the murder of his uncle were actually shown by whom? By the three witches. And these three witches led him to make his life actually distracted. So somewhere we have to understand that the supernatural elements played very important role. If we are going to see Dr. Faustus, then the devil played very important role in order to destroy the life of Dr. Faustus. Apart from that, in order to destroy the life of Hamlet, the supernatural elements of three witches also played very important role. That means these supernatural elements were used by these writers or dramatists in order to ruin the life of the protagonist, and this theme attracted the audience towards it, and that is the reason why the tragedies which happened with the protagonist were called as the dark tragedies, which led to the destruction of the life of the protagonist. इन प्लेस के थ्रू जो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हमें दिखाई दिए हैं, जो कि शेक्सपियर ने हमें हेमलेट में भी थ्री विचेस का एक इमेज क्रिएट किया हुआ था, उसी के साथ अगर हम देखें तो डॉक्टर फॉस्टस में क्रिस्टोफर मार्लो ने भी डेविल का हमें एक थीम यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। तो उसके थ्रू हमें क्या समझ में आता है कि ये जो डेविल है या फिर ये थ्री विचेस है, ये दोनों ने ही जो एक मेन कैरेक्टर है इन ट्रेजेडीज का, तो उसकी लाइफ पूरी तरह से रियून कर दी है। जो कुछ भी उन्होंने प्रोटैगोनिस्ट के दिमाग में बिठाया था, उसके अकॉर्डिंग ही वो पूरे प्ले में एक्ट करता हुआ हमें दिखाई देता है, और उसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से रियून हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसकी वजह से ही उसका एंड जो है वो पूरी तरह से डार्क है। या फिर वो जो है हेमलेट जो है वो साइको बन जाता है, या फिर डॉक्टर फॉस्टस का भी एंड देखे तो इसी के कारण ही इन ट्रेजेडीज को डार्क ट्रेजेडीज कहा गया है या फिर ब्लैक ट्रेजेडीज कहा गया है। तो ये बात भी हमें कहीं ना कहीं पे समझ लेनी है कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया हुआ हमें दिखाई देता है। अब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, दिस एरा एक्चुअली प्रोड्यूस्ड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, एंड अगर हम टेम्पेस्ट देखें विलियम शेक्सपियर की, इसके साथ ही अगर हम बेन जॉनसन की एवरीमैन देखें, या फिर
विलियम शेक्सपियर की मिडसमर नाइट्स ड्रीम देखे या फिर एज यू लाइक इट, या फिर ट्वेल्थ नाइट देखे, ये सभी जो कॉमेडीज है उसके थ्रू हमें एक ही थीम दिखाई देती है, और वो है द थीम ऑफ ह्यूमर। और इन सभी कॉमेडीज में हमें कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर दिखाई देता है। जैसे कि एज यू लाइक इट में देखे तो जेकब नाम का एक बहुत ही अच्छा जो पन है वो हमें देखने को मिलता है, और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल ह्यूमर क्रिएट करता है। ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो ये सारी जो थीम्स है वो एलिजाबेथन ड्रामा की थीम्स है। और एक बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है, जैसे कि ये जो ड्रामास थे वो पूरी तरह से जो लिखे गए थे, इनके जो प्रिडेसेसर्स थे वो जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, जैसे कि मैंने आपको बताया, थॉमस किड, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन थे। और एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम देखें तो जो कुछ भी प्लेज स्टेज पर प्ले किए जाते थे या फिर प्रोड्यूस किए जाते थे, तो उसमें विमेन कैरेक्टर्स का रोल भी सिर्फ और सिर्फ मेल्स ही निभाते थे या फिर मेल्स ही एक्ट करते थे एज अ वुमन। ये बात भी हमें कहीं ना कहीं पे ध्यान में रखनी है। द नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ एलिजाबेथन थिएटर वाज दैट women were not allowed to perform on stage. All female roles were played by young boys or men, as it was considered inappropriate for women to act in the public. This restriction added an additional layer of complexity to the performances, as male actors had to convincingly portray female characters. However, this practice did not diminish the power of the female characters in the Elizabethan drama. And Shakespeare, for example, wrote some of the most memorable and dynamic female roles in the theatre, including Juliet, Lady Macbeth, and Cleopatra. So, apart from these things, we have to understand one more fact that was about the censorship and control of Elizabethan drama. Uh, ये बात भी हमें कहीं ना कहीं पे ध्यान रखनी है कि सेंसरशिप जो थी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था एलिजाबेथन ड्रामा का। और ये जो प्ले राइट्स थे या फिर एक्टर्स थे, दे वेर नॉट फ्री फ्रॉम द सेंसरशिप। The masters of the rebels or officials were appointed by the uh, for reviewing and approving all the plays before they could be performed. And this censorship actually ensured that plays did not contain content that would be considered politically or religiously subversive. So, playwrights often had to navigate these restrictions carefully, using allegory, symbolism, and indirect references to criticize authority or explore controversial topics. So, apart from that, Elizabethan age is supposed to be the golden age of drama, that we have to keep in our mind, that एलिजाबेथन एज जो है उसे गोल्डन एज ऑफ ड्रामा कहा जाता है। और एक लीगसी है एलिजाबेथन एज की, जिसके कारण एलिजाबेथन पीरियड में एलिजाबेथन सॉरी कुछ ऐसे ड्रामास प्रोड्यूस हुए जिसकी वजह से उसे गोल्डन एज ऑफ ड्रामा कहा जाता है। देखिए, वी कैन सी द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, मार्लो, जॉनसन, and other contemporaries, those who have influenced the generations of playwrights, writers, and artists. The themes, characters, poetic language of these dramas continue to impact with the modern audiences, and the plays from this period are still regularly performed in theaters around the world. The construction of the Globe Theatre, the image of which I have provided earlier here in the video, it was a faithful reconstruction of Shakespeare's original playhouse.
It serves as a testament to the enduring appeal of Elizabethan drama, and this era actually laid the foundation for modern English theatre and established drama as one of the most important cultural expressions in the English speaking world. So friends, आशा करती हूँ कि आपको ये एलिजाबेथन ड्रामा पर जो मैंने वीडियो बनाया है तो उसके जो प्रेडिसेसर्स थे वो भी याद रहेंगे। इसी के साथ ही उसके जो थीम्स मैंने आपको बताए हैं उसी के साथ कुछ प्लेस भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो वो सब आपको याद रहेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ दैट एलिजाबेथन ड्रामा was truly the golden age of English drama with the support of Queen Elizabeth I. And the rise of public theatres and genius of playwrights like William Shakespeare saw the creation of some of the most enduring and beloved works in the history of the world literature. The combination of political stability, cultural vibrancy, and artistic innovation made the Elizabethan era a time of extraordinary creativity and its impact on the English drama, which continues to be felt nowadays also. So friends, अगर मेरा वीडियो ये जो एलिजाबेथन ड्रामा पे है वो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।